हेलो दोस्तों मेरा नाम है सचिन गुप्ता और जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ यह है इस पूरे वीक के 5 सुपर करंट अफेयर, यानी कि वो करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एक गारंटी लगा के कह सकता हूँ कि इनमें से 2-3 करंट अफेयर जरूर आपसे पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो पूरा सुपर जो करंट अफेयर है ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इन करंट अफेयर्स पे हमें अच्छे से आज हम चर्चा करेंगे। पहला करंट अफेयर आपको मैं पढ़ाऊँगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से जो कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, जिन्हें हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, उनमें किस तरीके से क्षरण हो रहा है और क्षरण के क्या क्या दोस्तों हमारे कारक हैं। दूसरा आपको मैं पढ़ाऊंगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वह आपका पढ़ेंगे 1929 में जो अमेरिका में या पूरे विश्व में जो महामंदी आई थी उसके बारे में। चौथा पढ़ेंगे शुक्रयान मिशन जो कि इसरो ने भेजा है उसके बारे में। पांचवा जो आज हमारा टॉपिक होगा यह होगा दोस्तों एक ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड जो इंडिया प्रमोट कर रही है आज के टाइम पे। तो बहुत सारे इनिशिएटिव ले जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम एक ही जगह पे सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को पढ़ लेंगे। तो ये जो लेक्चर है आज का बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ध्यान से देखना। कोई भी समस्या अगर आती है तो ये 4-5 मैंने आपके लिए अपने एड्रेस लिख दिए हैं, यहाँ पे जाके आप मेरे से वो समस्या पूछ सकते हो। जीमेल पर singupta9536@gmail.com पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हो। सावरिया क्लासेस फेसबुक पेज है, इस पर भी आप मैसेज डाल सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा ID singupta9536, इस पर भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हो। टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना है सावरिया क्लासेस को अगर आपके लिए हिंदी में इंग्लिश में PDF चाहिए। ओके, तो चलो मैं लेक्चर की तरफ चलता हूँ। तो सबसे पहला मैंने टॉपिक आपको बताया, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यह पढ़ाऊंगा ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वहाँ पे इस समय जो वहाँ के कोरल रीफ है वहाँ एक क्षरण देखने के लिए मिल रहा है। तो इस क्षरण के पीछे क्या कारक है, इस क्षरण हो क्यों रहा है, हमें इस चीज़ को अभी समझना है। ओके, अब देखो इस चीज़ को आप तभी समझ पाओगे जब आपको एक पिक्टोरियल पता होगा, ठीक है, यानी कि आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पता होगा कि क्या कोरल रीफ होती हैं। ओके, फिर आपको मैं कौन सा बाय समझाऊंगा कि कोरल रीफ हम लोग किससे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पिक्चर से देख लीजिए। देखो हमारे 7 वंडर्स में से एक है ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ। आप यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये पाए जाते हैं सी के फ्लोर पे। अब यहाँ देख पा रहे होगे ये जो आप देख रहे हो ये पूरी की कोरल रीफ ही है। ओके, ये क्या है, सारा का सारा आप देख पा रहे होगे बैकग्राउंड में कोरल रीफ है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ की बात करें तो ये देख रहे हो आप लोग, ये साइड में आप जितना भी एरिया देख रहे हो ये सब ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ है। ओके, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे ये एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस तक है, इसलिए हम इन्हें 7 वंडर्स में से एक वंडर्स मानते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ के लिए। ओके, अब अगर मैं आपको इसी का एक जूम पिक दिखाऊं, यहाँ पे तो आप लोग देख पा रहे होगे एक ऊपर का इमेज दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको नीचे का इमेज दिखाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो। ये देखिए, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ का एक नीचे का इमेज दिया हुआ है, यानी सी फ्लोर का इमेज दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कोरल जो प्रवाल बत्तियाँ जो होती हैं वह यहाँ पे पाई जाती हैं। अब जो कोरल रीफ जो पाई जाती है ना, इसके पीछे का पूरा चक्कर क्या है, जो कोरल रीफ जो पाई जाती है इसके पीछे का क्या पूरा चक्कर है, किस तरीके से कोरल रीफ बनती हैं। अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा कोरल रीफ किस तरीके से बनती है तो आप ये कभी नहीं समझ पाओगे कि कोरल रीफ की क्षरण का कारण क्या है। जो कोरल रीफ प्रवाल बत्तियों का जो क्षरण हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अगर आपने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी या फिर ज्योग्राफी में पढ़ा है तो मुबारक हो, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो मैं एक बार आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि कोरल रीफ क्या होती हैं, यानी कि प्रवाल बत्तियाँ क्या होती हैं और प्रवाल बत्तियाँ कैसे बनती हैं। तभी आपको समझ में आएगा कि कोरल रीफ में ब्लीचिंग कैसे होती है। अगर आप कोरल रीफ ब्लीचिंग को समझना चाहते हो तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कोरल रीफ कहते किससे हैं। तो देखो बहुत आसान है कोरल रीफ को समझना। मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी काली नदिया पे यानी काले बोर्ड पे। आप देखो कोरल रीफ बनती कैसे है। तो देखो इसको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके में समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे हमारे को कोई भी ना इतना ज़्यादा अच्छे वे में, मतलब इतने बुकिश लैंग्वेज में हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि आपको समझ में ना आए। बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। देखो होता क्या है, सबसे पहले देखो एक दोस्तों प्लांट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं, एल्गी। ओके, ये जो एल्गी होता है या जैसे हम जूजेंथैला भी कहते हैं, जूजेंथैला। ओके, ये जो एल्गी होता है इसका नाम होता है जूजेंथैला। ये जो एल्गी होता है, और जब एक टाइनी एनिमल, एक छोटा सा लिविंग एनिमल जिसे हम लोग कहते हैं कोरल पॉलिप, क्या बोलते हैं, कोरल पॉलिप, यानी कि जब जूजेंथैला क्या है, एक प्लांट है जो कि दोस्तों एक एल्गी होता है। क्या होता है, एल्गी। और दूसरे हाथ पे कोरल पॉलिप, क्या, कोरल पॉलिप।
कोरल पॉलिप क्या है, एक लिविंग एनिमल है जो कि दोस्तों एक बहुत ही सॉफ्ट लिविंग एनिमल होता है, बहुत सॉफ्ट। इसकी बॉडी जो होती है ये कैल्केरियस स्केलेटन की बनी होती है, कैल्केरियस स्केलेटन, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है ये बनी होती है कैल्शियम की, और जो कैल्शियम इसकी बॉडी को बनाने में जो काम आता है वह मिलता है हमारे को सी वाटर से। ओके, कहाँ से मिलता है, सी वाटर से। इसीलिए जहाँ पर भी कोरल रीफ पाए जाते हैं उसके लिए एक कंडीशन होती है कि वहाँ पे जो वाटर है उसका दोस्तों जो सैलिनिटी होना चाहिए। देखो सैलिनिटी कुछ नहीं होता, सैलिनिटी होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर। तो यहाँ पर सैलिनिटी में कंफ्यूज मत हो जाना, सैलिनिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि पानी में पाए जाने वाला नमक, वह दोस्तों होना चाहिए 27 ppT। अब सर ने क्या लिख दिया, तो पार्ट्स पर 1000, यानी कि 1000 पार्ट ऑफ वाटर में 27 पार्ट होना चाहिए सॉल्ट का, तभी ये पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये आप देख रहे हो कोरल पॉलिप, इनकी जो बॉडी होती है ये कैल्शियम की बनी होती है, और कैल्शियम की बॉडी बनने के पीछे का कारण होता है कि जो सी है उसके अंदर 27 ppT सॉलिडिटी का होना, यानी कि वहाँ पे नमक का पाया जाना। इसी नमक से कैल्शियम ऑब्टेन करते हैं ये, और कैल्शियम ऑब्टेन करने के बाद अपनी बॉडी को फॉर्म करते हैं, यानी स्केलेटन को बना लेते हैं। जब एल्गी और कोरल पॉलिप मिलते हैं, जब एल्गी और कोरल पॉलिप क्या होते हैं, मिलते हैं, तब दोस्तों बनता है एक आपका प्रकृति में देखने लायक बहुत सुंदर चीज़, जिसे हम लोग कहते हैं आपका कोरल रीफ। तो आपसे कोई कभी पूछे कोरल रीफ क्या होता है तो याद रखना एल्गी, जो कि जूजेंथेला है, ये जब भी आपकी मिलती है कोरल पॉलिप से। कोरल पॉलिप क्या है, एक छोटा सा एनिमल है जिसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। कैसे होती है बॉडी इसकी, बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है। इसका जो पूरा स्केलेटन है वो कैल्केरियस होता है, यानी कि कैल्शियम का बना हुआ होता है, और ये कैल्शियम वाटर से ऑब्टेन करता है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो जो बनता है उसी को हम कहते हैं कोरल रीफ। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, कोरल रीफ बोलते हैं। ओके से हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। ओके, अब देखो ये जो कोरल रीफ है ये मैंने आपको बताया यहाँ पे इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली चीज़ यहाँ मैंने आपको क्या बताई, जूजेंथेला जो कि एक एल्गी है, एक प्लांट है। दूसरा मैंने आपको बताया कोरल पॉलिप। अब इन दोनों से मिलकर बनेगा आपका, इन दोनों से आपका मिलके बनेगा कोरल रीफ। ओके, यानी कि प्रवाल बत्तियाँ, तो ये इससे मिलके बनती हैं। अब देखो ये जो आप लोग देख रहे होंगे जूजेंथेला, एक एल्गी, एक प्लांट। ओके, ये रहता है इसके टिश्यूज के अंदर जो कि है हमारा कोरल पॉलिप। यहाँ पर होता क्या है, देखो एक चैप्टर मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा, बायोटिक इंटरेक्शन। इसमें मैं आपको जो जीव, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें आपको ये पढ़ाऊंगा ये किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। ओके, ये पढ़ाऊंगा किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि जो जूजेंथेला है ये कोरल पॉलिप से भी इंटरेक्शन करता है। किस तरीके से इंटरेक्शन करता है, तो इस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। सिम्बायोटिक इंटरेक्शन का देखो क्या मतलब होता है, ये क्या है, एक एल्गी है। ओके, एक प्लांट है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये O2 को बनाएगा और CO2 को कंज्यूम करेगा। ये क्या है, एक एनिमल है कोरल पॉलिप, तो ये क्या करेगा, CO2 को छोड़ेगा, O2 को लेगा। ठीक है, अब ये कोरल लीफ को दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, मेनली बात करी जाए, एक तो से बात होगी, एक तो जरूरत होगी से O2 की, क्योंकि एक एनिमल है और हर एनिमल के लिए O2 की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये पढ़ाया था आपके लिए बायोलॉजी के अंदर। तो हर एक एनिमल को O2 की आवश्यकता होती है, इसे भी O2 की आवश्यकता होगी। दूसरी जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट, तो उसे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी। ये क्या है, एक प्लांट है। ओके, अगर ये प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसे नीड होगी किसकी, इसको नीड होगी CO2 की। तो यहाँ पे ये दोनों करते क्या हैं, ये जो कोरल पॉलिप है ये जूजेंथेला से कहता है कि देख तेरे को भाई CO2 की जरूरत है जो कि मेरे पास है। ओके, और तेरे पास क्या है, तू O2 प्रोड्यूस करता है जिसकी मेरी ज़रूरत है। एल्गी क्या है, प्लांट है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, O2 प्रोड्यूस करेगा, जिसकी ज़रूरत किसके लिए होगी, कोरल पॉलिप के लिए। तो ये कहता है देख जो चीज़ की मुझे ज़रूरत है वह तेरे पास है, और जो चीज़ तेरे पास है उसकी मुझे ज़रूरत है। यानी कि जो एल्गी है वह प्रोड्यूस करेगा O2 जो कि इस एनिमल जिसका नाम है कोरल पॉलिप को चाहिए होगी, और कोरल पॉलिप जो कि एक एनिमल है प्रोड्यूस करेगा CO2 जो कि प्लांट को चाहिए होगी। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं। आपने 10th क्लास बायो में पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, या फिर हम इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ओके, तो अगर आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अच्छी लैंग्वेज बोलोगे तो हम लोग इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। बाकी अगर आप बायोलॉजी भाषा में बोलोगे तो हम इसे बोलते हैं सिम्बायोटिज्म।
तो यहाँ पे क्या होगा, सिम्बायोटिज्म होगा और ये दोनों क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप बनाएंगे जिसे हम कहेंगे सिम्बायोटिज्म। सिम्बायोटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से बेनिफिट उठाते हैं। आप यहाँ देख रहे हो जूसेंथैला बेनिफिट उठाएगा और जो कोरल पॉलिप है ये भी बेनिफिट उठाएगा। तो यहाँ पर दोनों को बेनिफिट होगा, किसी को भी लॉस नहीं होगा। ऐसा रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिज्म या फिर म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, जब भी दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हो, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर होगा वो रेस करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा। ओके, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो जूसेंथैला होता है, जो जूसेंथैला जो एल्गी है वह आपकी रहती है किसके अंदर, आपकी रहती है वह कोरल पॉलिप के अंदर। तो होता क्या है, जैसे ही समुद्र का टेम्परेचर राइज करता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ओके, आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि टेम्परेचर रेस करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो कोरल पॉलिप होता है जिसने कि वाइंड करके रखा हुआ है इस जूसेंथैला यानी कि इस एल्गी के लिए, ये क्या करता है, इसको रिवाइंड कर देता है यानी कि इसे छोड़ देता है। अब तक जो ये पकड़ा हुआ था उसे क्या करेगा, ये डी अटैच कर देगा, छोड़ देगा। यहाँ क्या करेगा, ये इसे डी अटैच कर देगा। अब अगर ये डी अटैच कर देगा तो यहाँ पे आप सोचो क्या कोरल पॉलिप और क्या ये जो जूसेंथैला है या जो एल्गी है ये जी पाएगी? बिल्कुल ही दोस्तों नहीं जी पाएगी, क्योंकि जो एल्गी है, ओके, जैसे हम लोग जूसेंथैला बोल रहे हैं, ये जो एल्गी है इसको चाहिए मेरे भाई कहीं से भी CO2 जो कि इसे कोरल पॉलिप दे रहा है, और कोरल पॉलिप को कहीं से भी चाहिए O2 जो से मिल रही है यहाँ पे इस एल्गी से जो कि जूसेंथैला है। तो इन दोनों की ही नीड दोस्तों पूरी नहीं होगी और ये दोनों ही क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे, ये दोनों ही यहाँ पे मर जाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब भी हमारे ओशन का या सी का जब टेम्परेचर राइज करता है, ओके, तो होगा क्या कि टेम्परेचर रेज करने की वजह से जो कोरल पॉलिप होता है जिसने कि आपका एल्गी जो कि जूसेंथैला है उसे बाइंड करके रखा हुआ है, उसे अपनी बॉडी के अंदर रखा हुआ है, ये उसे डी अटैच कर देगा। और जब डी अटैच कर देगा तो यहाँ पे जो ये एल्गी है, जो जूसेंथैला है, ये कोरल पॉलिप की बॉडी से बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल जाएगा तो जो कोरल पॉलिप है उसकी डाई हो जाएगा। क्यों डाई हो जाएगा? क्योंकि इस कोरल पॉलिप जो कि एक एनिमल है उसको चाहिए O2 जो कि दे रहा था इसे अब तक एल्गी, लेकिन अब एल्गी इससे अलग हो जाएगा तो इसको भैया O2 नहीं मिल पाएगी, दैट्स वाई ही विल डाई, ये मर जाएगा। दूसरे हाथ पे क्या होगा, ये जो हमारा जूसेंथैला है इसको भी CO2 नहीं मिलेगी जो कि दे रहा था कोरल पॉलिप, तो यहाँ पे ये भी मर जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मर जाएंगी। ओके, अब देखो जब मैं आपको एनवायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इन दोनों के बेनिफिट बताऊंगा कि कोरल पॉलिप का कितना, कोरल पॉलिप है, कोरल रीफ है, इनका कितना इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है। ओके, अब आप यहाँ पे इतना समझो कि इनके एंड होने की वजह से एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इकोनॉमिकल लॉस होगा, तो हम लोग नहीं चाहते कि ये दोनों डेथ हो जाएं। ओके, अब देखो एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रखना, आपने देखा होगा या मैंने पीछे भी आपको इमेजेस में दिखाया था कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोरल जो रीफ है ये कितनी देखने में सुंदर लग रही है। तो ये जो कोरल पॉलिप होता है ना, याद रखना कलर में होता है वाइट। कोरल पॉलिप कैसा होता है कलर में? कोरल पॉलिप होता है कलर में वाइट, लेकिन जो इस पर कलर आता है, इस पर क्या आता है, कलर, वह आता है प्लांट की वजह से जो कि है एल्गी। और एल्गी में कौन सा प्लांट है? वह है आपका जूसेंथैला। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपका कोरल रीफ्स होती हैं ये देखने में इतनी सुंदर वास्तविकता में नहीं होती हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है, वास्तविकता में नहीं होती हैं, लेकिन जब एल्गी इनसे आके मिलती है, क्योंकि एल्गी प्लांट वो कलर है, तो इसी वजह से जो पूरी कोरल रीफ बनती है बहुत कलर्ड कोरल रीफ बनती है। अब देखो ब्लीचिंग किससे कहते हैं, ब्लीचिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्लीचिंग का मतलब क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, देखो ब्लीचिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जो कोरल पॉलिप है, कोरल रीफ है, उसका कलर व्हाइट पड़ जाना। कैसा पड़ जाना? व्हाइट पड़ जाना। कोरल रीफ का सिंपल सा क्या मतलब होता है? एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें जो कोरल रीफ है उसका कलर कैसा पड़ जाए? व्हाइट पड़ जाए। कोरल रीफ का कलर कब व्हाइट पड़ेगा यार, दिमाग लगा के सोचो। तो ये तब व्हाइट पड़ेगा जब क्या होगा कि टेम्परेचर रेस करेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर रेस करेगा ओशन या सी का, तभी क्या होगा, जो कोरल पॉलिप है वह दोस्तों छोड़ देगा किसके लिए? एल्गी के लिए, जो कि है जूसेंथैला। और जब एल्गी छूट जाएगी इस कोरल पॉलिप से तो कोरल पॉलिप का कलर कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। क्यों वाइट हो जाएगा? क्योंकि जो एल्गी का जो कलर है, ओके, जो कि जो कोरल रीफ का जो कलर है यह है सिर्फ और सिर्फ एल्गी की वजह से, क्योंकि जो कोरल पॉलिप होता है तो देखने में सफ़ेद होता है, लेकिन जब एल्गी सीमेंट करती है तो उसका कलर कैसा होता है? वाइट कलर हो जाता है। लेकिन जब इससे एल्गी डी अटैच हो जाएगी, कोरल पॉलिप अकेला हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि कोरल पॉलिप फिर से कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। ओके,
जब वाइट होगा तो फिर होगा क्या कि एल्गी से दूर चली गई, यानी कि ज़ूसेंथैला दूर चला गया। अब ज़ूसेंथैला दूर चला गया तो इस कोरल पॉलिप को O2 नहीं मिलेगी, और इन रिस्पॉन्स होगा क्या कि इस एल्गी के लिए CO2 नहीं मिलेगी, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों आपका कोरल ब्लीचिंग। ओके, क्या बोलते हैं हम इसे, कोरल ब्लीचिंग। तो जो अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा इसी कोरल ब्लीचिंग के ऊपर ही है, तो मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की। अच्छा, एक बात और याद रखना, कोरल ब्लीचिंग के कई सारे कारण होते हैं, जैसे स्टारवेशन ऑफ ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन का कम हो जाना। अब अगर पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जो ज़ूसेंथैला है, जो कि एक एल्गी है, ओके, ये किस तरीके से आपका जो है O2 को प्रोड्यूस कर पाएगा। यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर पानी में अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो जो आपका कोरल पॉलिप है ये किस तरीके से रेस्पिरेशन कर पाएगा, किस तरीके से ऑक्सीजन को अंदर ले पाएगा। और ये अगर ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेगा तो कोरल पॉलिप की डेथ हो जाएगी। अगर कोरल पॉलिप डेथ हो गया तो आपको पता है कि ज़ूसेंथैला डेथ हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इन दोनों की जो लाइफ है भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई भी एक डेथ करता है तो दूसरा अपने आप से निपट जाएगा। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि एक को O2 चाहिए, एक को CO2 चाहिए। जिसको O2 चाहिए वह CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 चाहिए वो O2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों का इसलिए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि एक दूसरे के लिए बिल्डअप कर रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी डेथ हो जाता है तो पूरा सिस्टम ही डेथ हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। अच्छा, तीसरा रीजन एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में, और आप इसको दोस्त ज्योग्राफी में पढ़ोगे। यूट्रोफिकेशन इज नथिंग, होता क्या है कि आप मान लीजिए ये एक लेक है, ये क्या है, एक लेक है, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक लेक है। अब आप लोग जानते हो कि लेक का जो वाटर होता है वह दोस्तों अटैच होता है आपके एग्रीकल्चर के वाटर से, यानी कि जो लेक है उसमें एग्रीकल्चर का आता है दोस्तों वाटर। ओके, और एग्रीकल्चर का जो वाटर आता है उसमें आपको पता ही है कि हम लोग फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और जो हम लोग फर्टिलाइजर का हम लोग उपयोग करते हैं ना, उसके अंदर काफ़ी तरीके के दोस्तों, काफ़ी तरीके के जो है ना वह ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस लेक को हार्म करती हैं, जो लेक की एजिंग करवा देती हैं। लेक की एजिंग का मतलब देखो क्या होता है, चलो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। वैसे तो मैं नहीं चाहता था इसको आपको पूरा ही एक्सप्लेन करूँ क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा, चलो समझा देता हूँ जब पढ़ा ही रहा हूँ। तो देखो यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है, यूट्रोफिकेशन मीन्स एजिंग ऑफ लेक, यानी कि लेक का बूढ़ा हो जाना। किस तरीके से बूढ़ा हो जाना, तो देखो जब लेक बनती है तो आपको ही पता होगा लेक कैसे बनती है। लेक आपने पढ़ी होगी कैसे बनती है, आपको किसी ने पढ़ाया होगा। ये लैंड है, लैंड मास है, ये बीच से कर जाता है स्लाइड, इतना जो लैंड मास है वो धंस गया नीचे की तरफ के लिए। तो हमें यहाँ पे सीन ऐसा देखने के लिए मिलता है, ये और ये। अब यहाँ पे क्या होगा, बरसात की वजह से यहाँ भर जाएगा पानी, ये जो चीज़ फॉर्म होगी इसी को लिए हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं लेक। अब इस लेक में क्या होगा दोस्तों, बहुत सारा वाटर आएगा एग्रीकल्चर से, खेतों से। अब जो एग्रीकल्चर से वाटर आएगा इट विल रीच इन अमोनिया। किस में रिच होगा, ये अमोनिया में रिच होगा, नाइट्रोजन में रिच होगा, सल्फर में रिच होगा, ठीक है, पोटास में रिच होगा, पोटेशियम में रिच होगा, तो ये इन सब में होगा रिच। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब चीज़ें जो आप ये आपकी, चलो मैं लेक बना देता हूँ, अब इसमें पानी भरा हुआ है। ये सब चीज़ें करती क्या हैं, जो एल्गी होती हैं, क्या होती है, एल्गी के लिए दोस्तों बढ़ाती हैं। आपको पता होगा, आपने पानी के पास में काई देखी होगी जमी हुई, जिसे हम कहते हैं एल्गी। अब ये क्या करती है कि जो एल्गी होती है, ये एल्गी मान लो आपकी इतने एरिया में थी, ओके, अब जितना लेफ्ट एरिया है ना, इससे अभी सनलाइट पहुँच पा रही थी, और सनलाइट पहुँच रही थी तो क्या था, जितने प्लांट इस सी में पाए जा रहे थे वह रेस्पायरेशन कर पा रहे थे। अब जब रेस्पायरेशन कर पा रहे थे प्लांट्स, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे। अब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे तो वो O2 को प्रोड्यूस कर पा रहे थे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही एग्रीकल्चर का यहाँ पे पानी आएगा तो यहाँ अमोनिया आएगा, पोटास आएगा, नाइट्रोजन आएगा, तो वो करेगा क्या, ये जो आपका ये जो एल्गी है इसे दोस्तों संख्या में बहुत बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि जो लेक का जो ऊपर का हिस्सा है यह पूरा कवर हो जाएगा एल्गी से। अब जब एल्गी से कवर होगा ना, तो जो सनलाइट आएगी ऊपर से, यह सनलाइट दोस्तों यहाँ तक नहीं आ पाएगी, जो कि नीचे चली जाए। ओके, तो ये सनलाइट जो है ये नीचे तक नहीं पहुँच पाएगी। अब ये अगर सनलाइट आपके नीचे तक नहीं पहुँच पाएगी तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं आपके, वह दोस्तों फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो डाई हो जाएंगे। तो दोस्तों ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, आपको ज्योग्राफी वाले सर ने पढ़ाया होगा, ट्रॉपिकल रीजन हम लोग किससे कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन इज नथिंग बट लैटिट्यूड से 30 डिग्री आप ऊपर चले जाओ नॉर्थ की तरफ, और 30 डिग्री आप साउथ की तरफ चले जाओ। आपको ज्योग्राफी वाले सर ने पढ़ाया होगा। ये दोस्तों हमारी अर्थ हो गई, ये हो गए हमारे लेटे हुए लैटिट्यूड। यहाँ पर ये होता है 23.5 डिग्री, जैसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये होता है दोस्तों नीचे वाले से कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो
कैंसर है और जो कैप्रिकॉन है, इन दोनों के बीच का जो आप ये एरिया देख रहे हो, जिसे हम कहते हैं, इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। इस ट्रॉपिकल एरिया में ही दोस्तों हमारे को ये जो कोरल रीफ है ये ज़्यादातर देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि आप लोग ये देख पा रहे होगे कि ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा एल्गी से। पहले छोटी सी एल्गी थी, लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर से पानी आया तो उसने क्या किया, इस एल्गी को बड़ा कर दिया, एल्गी को बहुत ज़्यादा फैला दिया, जैसे हम लोग एनवायरनमेंट में कहते हैं अलगल ब्लूम। तो क्या होगा, पूरी फैल जाएगी। अब होगा क्योंकि सन की लाइट नीचे तक पेंट्रेट नहीं कर पाएगी, घुस नहीं पाएगी। जब घुस नहीं पाएगी तो जूसेंथेला को क्या नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी। जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो O2 क्या है दोस्तों, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अब जब O2 नहीं प्रोड्यूस होगा तो जो आपका हमारा कोरल पॉलिप है वह क्या होगा, डेथ हो जाएगा। कोरल पॉलिप डेथ होगी तो कोरल रीफ अपने आप से बिगड़ जाएगी। तो दोस्तों ये दो रीजन होते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल, जो कि होते हैं आपके कोरल ब्लीचिंग के लिए। पहला रीजन मैंने आपको क्या बताया, ध्यान रखना, पहला रीजन होता है सी या फिर ओशियन का टेम्परेचर बढ़ जाना। दूसरा जो कारक है वह होता है दोस्तों यूट्रोफिकेशन। जो लेक होती है वो जो ऊपर से ब्लॉक हो जाती है एल्गी की वजह से, जिसमें कि पानी नीचे नहीं आ पाता है, इसी को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जब आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो मैं आपको ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको यही भी पढ़ाऊंगा किस तरीके से सेडिमेंट नीचे जमा होते हैं और जमा हो के पूरी लेक ब्लॉक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बस आप इतना ही समझ लीजिए कि होता क्या है कि एग्रीकल्चर से पानी आता है, अलगल ब्लूम होता है, जो एल्गी होती है संख्या में इतनी बढ़ जाती हैं कि पानी में पूरी एक कवर कर लेती है। जो एरिया कवर कर लेती हैं तो सन की जो लाइट होती है वो नीचे तक नहीं आ पाती है। अब जो सीकल फ्लोर पे जो प्लांट रह रहे हैं लाइक की जूसेंथेला जैसे, वो क्या करते हैं, लाइट को नहीं पा पाते हैं। तो लाइट को नहीं पा पाएंगे, देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर किसी प्लांट को O2 प्रोड्यूस करना है तो सनलाइट ज़रूरी है। अब क्या होगा कि सनलाइट का सोर्स क्या है ओशियन के अंदर, यही है कि सीधे सीधे पानी वहाँ पे गिरे पानी पे और पानी बहुत साफ हो तो ऑक्सीजन नीचे पहुँच पाए। लेकिन अब क्या होगा, एल्गी पानी को इतना गंदा कर देगा, इतना ज़्यादा डेंस कर देगा एल्गी अपने आप को कि पानी जो सनलाइट है पेंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। और पेंट्रेट नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि होगा क्या, जो आपका एल्गी है, जूसेंथेला है, उसे भाई लाइट मिलेगा नहीं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करेगा तो दूसरे हाथ पे होगा क्या, जो आपका कोरल पॉलिप है उसकी डेथ हो जाएगी। चलो तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब मैं सीधा आपको टेक्स्ट पे ले चलता हूँ जहाँ पे पूरे नोट्स बने हुए हैं। तो देखो अब यहाँ पे जो है हम नोट्स पे आ चुके हैं। पूरी की पूरी न्यूज क्या है, देखो न्यूज है थर्ड मास ब्लीचिंग ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। देखो अब तक ग्रेट बैरियर रीफ की 5 बार ब्लीचिंग हो चुकी है, लेकिन रिसेंट में देखा जाए तो ये इसकी कितनी बार ब्लीचिंग है, 3rd बार ब्लीचिंग है। अब ये इतनी फास्ट ब्लीचिंग हो रही है, लेकिन अगर ब्लीचिंग की रिकवरी की बात की जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम पे होती है, यानी डिकेड लग जाते हैं, 10 साल लग जाती हैं कि जितनी कोरल ब्लीचिंग हुई है उसको रिकवर करने में। तो इट्स अ मैटर ऑफ वरी कि इतनी जल्दी जो ब्लीचिंग है वो हो रही है, और इसके पीछे का जो कारक है वो एक ही है, यह है आपका क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो न्यूज क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचर। बट टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF हिंदी में भी है, तो अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत रहो। मैं आपको इसका नोट्स सावरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे हिंदी के लिए दोनों दूंगा, तो अभी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं आने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलो पहले तो मैं ब्रश ले, चलो तो अब यहाँ पे जितने नोट्स हैं ना वो हम पढ़ लेते हैं। देखो नोट्स क्या कह रहे हैं, मैंने आपको बताया ये क्या है पूरा इशू। देखो थर्ड मास ब्लीचिंग ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ, ओके, ये थर्ड मास ब्लीचिंग है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ की। थर्ड मास क्यों है, देखो अभी तक 5 मेजर जो है ना वह ब्लीचिंग हो चुकी हैं ग्रेट बैरियर रीफ की, लेकिन ये कौन सी है, रिसेंट में तीसरी है, यानी कि 5 सालों में तीसरी ब्लीचिंग है। अब ये हमारे को इतना वरी करने वाली बात क्यों है, तो वरी करने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि ब्लीचिंग तो बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है, बड़ी फास्ट हो रही है, लेकिन इसी ब्लीचिंग को रिकवर करने में ना 10 साल लग जाती हैं, समझ रहे हो, यानी डिकेड चला जाता है रिकवर करने में। देखो न्यूज क्या है, मैंने आज आपको क्यों पढ़ाया, द ग्रेट बैरियर रीफ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड है इसका वन ऑफ द वंडर है ये, has suffered the most widespread bleaching ever recorded due to rising temperature caused by climatic change। यानी कि उसमें एक बहुत ही बड़ी हमारे को ब्लीचिंग देखने को मिली है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है, यह है तुम्हारा क्लाइमेट चेंज, जो कि है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर वह क्या कर रहा है, राइज कर रहा है।
चलो अब देखते हैं दूसरी बात के लिए ब्लीचिंग ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो क्या है पूरा मुद्दा, क्या है पूरा इशू, थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक ओवरव्यू पूरा दे ही दिया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे ज़्यादा यहाँ तुम्हें एक लाइन नहीं सुनने को मिलेगी, लेकिन फिर भी नोट्स वाला इशू रहता है बच्चों का, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इन फरवरी 2020 फरवरी में रिकॉर्डेड हाई टेम्परेचर एट ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वहाँ पे हमने बहुत ही हाई टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया है, द जो कि हुआ है मोस्ट बाइट पे कॉल ब्लीचिंग इवेंट एट द रीफ एवर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हुई है, और थोड़ी मोड़ी नहीं, वाइट स्प्रेड यानी कि बहुत मास कोरल ब्लीचिंग हुई है, बहुत ज़्यादा मास कोरल ब्लीचिंग हुई है। अनफॉर्चुनेटली दिस वाज आल्सो द थर्ड सच मेजर ब्लीचिंग इन 5 ईयर्स। 5 सालों में ये तीसरी इंसिडेंट था जब इतनी बड़ी संख्या में कोरल ब्लीचिंग हुई हो, यानी कि जो कोरल पॉलिप्स हैं उनकी क्या हुई हो, डेथ हुई हो। राइजिंग कंसर्न ओवर द फ्रिगाइल कोरल्स एबिलिटी टू कीप रिबाउंडिंग अगेंस्ट वर्सनिंग मराइन कंडीशंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यह एक क्वेश्चन खड़ा कर सकता है, क्वेश्चन खड़ा करता है कोरल पॉलिप के सामने कि कोरल पॉलिप कितने टेम्परेचर तक दोस्तों पकड़ के रख सकता है ज़ूज़ेंथैला को। वैसे दोस्तों 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वह टेम्परेचर चाहिए होता है इन कोरल पॉलिप की फॉर्मेशन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यही वह टेम्परेचर है जिसमें कोरल पॉलिप रिबाउंड कर सकता है अपने आप से ज़ूज़ेंथैला को। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर बढ़ेगा तो जो ज़ूज़ेंथैला है वह डी अटैच हो जाएगा आपके कोरल पॉलिप से। तीसरा लाइन क्या कह रहा है, टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव देयर हैव ओनली एवर बीन 5 रिकॉर्डेड ब्लीचिंग इवेंट्स एट द ग्रेट बैरियर रीफ। तो अब तक जो है यहाँ पे 5 इवेंट हुए हैं ग्रेट बैरियर रीफ के। द फर्स्ट 2 वर, जो पहले 2 हुए थे 98 2002 में हुए थे, इसके बाद जो हुआ वह 14 सालों के बाद हुआ 16-17 में, और हमारे को अभी रिसेंट में 2 देखने के लिए मिले। ओके, आप देखो यहाँ पे क्या कहें इस वाली लाइन में, ट्रॉपिकल कोरल रीफ जो है यह दोस्तों ज़्यादातर तब होता है जब पैसिफिक ओशन में अल नीनो आता है। अल नीनो और ला नीनो ये आपको फिक्स वाले ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे। अभी जो लेटेस्ट ब्लीचिंग हुई है ना, ये दोस्तों को हमारे को अल नीनो की टाइम पर देखने के लिए मिली है। तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या खड़ा होता है, ये जो गैप है एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में, यानी कि जो टाइम पीरियड है एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में, वह दोस्तों बहुत श्रिंक हो रहा है। यानी कि एक बार कोरल ब्लीचिंग हुई, दूसरी बार कोरल ब्लीचिंग हुई, इनके बीच का जो समय है यह लगातार क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। और अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेट बैरियर रीफ पर ही ऐसा हो रहा हो, ऐसा दोस्तों पूरे ट्रॉपिक पर ऐसा हो रहा है। ट्रॉपिक का मैंने मतलब बताया था, यह है आपकी अर्थ, ये है आपका इक्वेटर, ये है 30 डिग्री आपका नॉर्थ, ये है 30 डिग्री साउथ। तो ये जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो इस पूरे ट्रॉपिकल एरिया में यह चीज़ देखने के लिए हमें मिल रही है कि यहाँ पे जो कोरल ब्लीचिंग का जो पीरियड है वह छोटा से छोटा होता चला जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी करने वाली यहाँ पे बात क्या बताई जा रही है, वह ये है कि इस पूरे को अगर हमारे को रिकवर करना है तो 1 डिकेड लग जाएगी। यानी कि जितनी कोरल रीफ की ब्लीचिंग अभी हुई है, अगर इससे हमें रिकवर करना है तो दोस्तों 10 साल तो हमें चाहिए ही चाहिए। और कोरल ब्लीचिंग हमने देखी 5 साल में दनादन तरीके से 3-4 बार हो चुकी है। तो ये वाकई एक बड़ी का इशू है, और ये दिखाता है कि हमारे जो ओशंस हैं उनमें किस तरीके से टेम्परेचर राइज कर रहा है। और अगर ये टेम्परेचर इसी तरीके से राइज करता रहा तो होगा क्या, जो ओशियंस है ना उनका पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी ओशियन में जितनी भी स्पीसीज रहती हैं उनको सर्वाइव करना दूभर हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास आपने एक इकोलॉजी में टर्म पढ़ी होगी जो कि होती है हमारे पास लेक इकोलॉजी, वह दोस्तों पूरी की पूरी क्या होगी, यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। जो आपकी पूरी एक लेक इकोलॉजी क्या, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है यही आपका पूरा धरा रह जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा इस तरीके की चीज़ चलती रही। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम बर्बाद हुआ तो दोस्तों जो फूड चेन है वह पूरी बर्बाद हो जाएगी, समझ रहे हो। और फूड चेन अगर बर्बाद हुई तो नेचर में एक डिसबैलेंस आना बहुत ज़्यादा मुमकिन है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन कोरल्स। अब देखो क्या कोरल पे इफेक्ट पड़ता है। देखो वही है जो मैंने आपको सब बता दिया, व्हेन वाटर इज टू वार्म, जब पानी बहुत गर्म होता है तो कोरल क्या करते हैं, ज़ूज़ेंथैला को डिटैच कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जब वह ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि जो कोरल होता है उसका कलर कंप्लीटली वाइट हो जाता है, क्योंकि कोरल के पास जो कलर है वह दोस्तों एल्गी यानी कि ज़ूज़ेंथैला की वजह से ही है। अब कोरल ब्लीच जैसे ही होता है तो कोरल दोस्तों
तुरंत नहीं मरता है, वह कुछ दिनों तक सर्वाइव करता है, उसके बाद दोस्तों वह डेड हो जाता है। अगला क्या है कि जो कोरल ब्लीच होती है उससे दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं इस कोरल पॉलिप के लिए, जिससे दोस्तों उसका क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव आउटपुट होता है वह कम हो जाता है और ईयर दर ईयर रिप्रोडक्टिव आउटपुट कम होता चला जाता है, इससे उसकी डेथ हो जाती है। इतने में दोस्तों आप कुछ मत समझो, बस इतना समझो इफेक्ट ऑन कोरल्स पे आप, जो मैंने आपको बता दिया। आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस एक बात याद रखो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो होगा क्या कि जो कोरल पॉलिप हैं ये डी अटैच कर देंगे जूज़ैंथैला यानी एल्गी के लिए। अब जब एल्गी जैसे ही डी अटैच होगी तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो कोरल पॉलिप है इसकी हो जाएगी डेथ। क्यों डेथ हो जाएगी, क्योंकि कोरल पॉलिप एक एनिमल है, इसे चाहिए O2 जो कि प्रोवाइड किया रहा था एल्गी के द्वारा। अब इसे O2 मिलेगा नहीं क्योंकि एल्गी से डी अटैच हो चुकी, तो उसकी डेथ हो जाएगी। इन रिस्पॉन्स जो कोरल पॉलिप है इसे दे रहा था CO2, तो एल्गी को CO2 नहीं मिलेगी तो एल्गी भी डेथ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप इतनी बातें याद रख सकते हो। अब देखो क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है कोरल्स के साथ में, इसे यहाँ पे बताया गया है। चलो पहली लाइन क्या है पढ़ देता हूँ। देखो साइंटिफिक एविडेंस जो है वह ये बताते हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है और जो ओशियंस हैं वह लगातार दोस्तों वार्म हो रहे हैं, यानी कि लगातार गर्म हो रहे हैं। और ऐसा होने की बजाय जो रीजन बताया जा रहा है कि हमारा ओशियन और एटमॉस्फेयर क्यों वार्म हो रहा है, तो उसके पीछे जो रीजन है वह है ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि ह्यूमन जो है वह लगातार ग्रीन हाउस गैसेस का उपयोग कर रहा है। इसका जो उपयोग इसे कम नहीं कर रहा है, लगातार उसका उपयोग बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग CO2 जैसे ग्रीन हाउसेस के यूज़ को बढ़ा रहे हैं, जिससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो कोरल है उसकी ब्लीचिंग होगी, और इस कोरल की ब्लीचिंग की वजह से हमारे को ये देखने को मिलेगा कि कोरल जो है, कोरल और पॉलिप दोनों की दोनों डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये पूरा इवेंट है ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होगा, बहुत ही फास्ट होगा। तीसरा यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ओशियन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, इसकी वजह से अच्छा देखो एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना, यहाँ एक वर्ड है कैल्सिफिकेशन। अब देखो जैसे ही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन में एब्जॉर्ब होगा तो ये क्या करेगा, उस कैल्सिफिकेशन को रोकेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो कोरल पॉलिप अपनी बॉडी को जो बनाते हैं वो उनकी बॉडी कैसे बनती है, उनकी होती है कैल्केरियस स्केलेटल होता है, यानी कि वह अपनी बॉडी बनाते हैं कैल्शियम से। अब यहाँ पे अगर दोस्तों कैल्शियम ही नहीं रहेगा, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो जो pH होगा वह घटेगा। इतना तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है तो pH क्या होता है, घटता है। जब pH घटेगा तो सीधी सी बात है जो ओशियन है वह कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। pH घटने का मतलब यही तो होता है, ये pH स्केल होती है। यहाँ पे अगर आप घटाते हो pH तो ये एसिडिक होता है, और आप बढ़ाते हो अगर pH तो ये क्या हो जाता है, अल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक हो जाता है। तो यहाँ पे होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ओशियन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो जो कैल्सिनेशन का रेट है वह दोस्तों घटेगा। और जब कैल्सिनेशन का रेट घटेगा तो जो कोरल पॉलिप है वह अपने का स्केलेटल जो है वह नहीं बना पाएंगे। ये स्केलेटल नहीं बना पाएंगे तो उसका सीधे से मतलब ये होगा कि कोरल लीफ जो है वह दोस्तों अपने को नहीं बना पाएंगे, यानी कि वह सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा तो पानी का जो pH है वह घटेगा, यानी कि पानी का जो पानी है वह एसिडिक हो जाएगा। और जब एसिडिक हो जाएगा तो कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और जब कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में जो कोरल पॉलिप है वह अपनी बॉडी को नहीं बना पाएंगे, और नहीं बना पाएंगे तो वहाँ कोरल पॉलिप नहीं होंगे, और कोरल पॉलिप नहीं होंगे तो दोस्तों कोरल बीच कहाँ से आएंगे, यानी प्रवाल बत्तियाँ भी नहीं होंगी। अब देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है इससे दोस्तों कोरल रीफ के लिए, जो कोरल रीफ का जो पूरा इकोसिस्टम है उसे बहुत बुरी तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या है, जो सी का लेवल है वह राइज कर रहा है। ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का लेवल राइज करता है, जिसकी वजह से दोस्तों ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी आते हैं, स्टॉर्म बहुत बड़े स्टॉर्म आते हैं। और ये जो स्टॉर्म्स होते हैं ना, ये दोस्तों आसपास की पूरी जगह जो होती है उसे बर्बाद करके रख देते हैं। स्टॉर्म तो आप जानते होंगे, आपने ज्योग्राफी में सुना होगा स्टॉर्म आना। दूसरा क्या होता है, जो स्टॉर्म का जो सर्कुलेशन पैटर्न है उस क्लाइमेट चेंज की वजह से वह भी चेंज हो रहा है। और सर्कुलेशन पैटर्न अगर स्टॉर्म का चेंज होगा तो मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जो ओशियन के चारों तरफ है, लाइक तमिलनाडु। अब ये जो है जो समुद्र के चारों तरफ कोई ऐसी जगह है, अब वहाँ पे क्या होगा कि चलो स्टॉर्म जब एक पैटर्न के तरीके से आएंगे तो उसकी तरफ हम अवेयर रह सकते हैं, लेकिन अगर अनइवन तरीके से आएंगे पता ही नहीं होगा कब आ गए कब चले गए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जान माल का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। अब अगला क्या है हमारे पास, वेन कंबाइन ऑल ऑफ दिस इम्पैक्ट ड्रामेटिकली अल्टर इकोसिस्टम फंक्शन एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज कोरल रीफ इकोसिस्टम प्रोवाइड टू पीपल अराउंड द ग्लोब। ओके, तो ये वही कह रहे हो, मैंने आपको समझा दिया। अब देखो क्या, अगर ग्रीन हाउस बढ़ते हैं, अगर ग्रीन हाउस बढ़ती हैं एटमॉस्फेयर में तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्लैनेट बहुत वार्म हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो 90% ऑफ द एक्स्ट्रा हीट है ये ले ली जाएगी हमारे ओशियन के द्वारा, और जब
ओशन ऐसा लेगा तो ओशन का टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर ओशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि बहुत ज़्यादा मास ब्लीचिंग हमारे को देखने को मिलेगी, और मास ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी तो यहाँ पर जो कोरल है उनकी बहुत ज़्यादा किलिंग देखने को मिलेगी। इसकी वजह से होगा क्या कि जो कोरल ब्लीचिंग वाला पूरा फिनोमेना जो बनता है, जो सी का इतना वंडरफुल फीचर है वह हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो हीट है वह ओशन मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, जो एब्जॉर्ब करेगा तो जो कोरल ब्लीचिंग का थ्रेशोल्ड उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर ओशियन जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ये कोरल ब्लीचिंग का थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, यानी कि वह बहुत जल्दी होगी। इसकी वजह से होगा क्या कि जो कोरल ब्लीचिंग है पूरी वह बढ़ेगी, और कोरल पॉलिप जो है वो खत्म होंगे। कोरल पॉलिप खत्म होंगे दोस्तों, कोरल रीफ हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। सी लेवल राइज विल लीड टू इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन टू रीफ लोकेटेड नियर लैंड बेस्ड सोर्स ऑफ सेडिमेंट। अब देखो होगा कि अगर सी लेवल राइज करता है, आप लोग यहाँ हमारी बात समझने की कोशिश करो, ये है एक सी, ठीक है। अगर इसका लेवल राइज करेगा तो आसपास में जो भी सेडिमेंट, जो भी पत्थर वगैरह हैं, ये क्या करेगा, सब लेकर आएगा। ये सी है, अगर ये फैलेगा चारों तरफ तो उसके चारों तरफ आपको पता होगा बहुत सारे सेडिमेंट होते हैं। अभी इन सेडिमेंट को क्या करेगा, अपने जो बहाव है इसका, जो अपना स्ट्रीम है उसमें लेकर आएगा, और उसमें लेके आएगा तो उसको क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा। अब सेडिमेंटेशन होगा तो यहाँ पे जो सन की लाइट है वह दोस्तों अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, और अगर अंदर नहीं एंटर कर पाएगी तो जो आपका जूजेंथेला है, जिसे नीड है सन की लाइट की, वो मिलेगी नहीं। अगर मिलेगी नहीं तो जूजेंथेला डाई कर जाएगा, डाई करेगा तो पॉलिप अपने आप से मर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी कोरल पॉलिप नहीं होगा। तो देयर इज सो मच हीट दैट दे हैव अब्जॉर्ब इन द अपर ओशियन दैट ऑल द कोरल रीफ आर मच क्लोजर नाउ टू देयर ब्लीचिंग थ्रेशोल्ड। अच्छा, ये बता दिया, ये बता रहा था अभी है, तो ये वही है पूरा सेडिमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। चेंज इन स्टॉर्म पैटर्न लेड टू स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्रीक्वेंट स्टॉर्म दैट कैन कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ। तो सीधी बात है, अगर स्टॉर्म आते हैं तब भी कोरल रीफ का डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा। चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन इंक्रीज रन ऑफ फ्रेश वाटर। अब अगर देख रहे हो, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पानी बरसात है ना उसमें भी दोस्तों चेंज हो रहे हैं। अब उसमें अगर चेंज हो रहे हैं ना तो उसकी जो सेडिमेंटेशन है वह भी दोस्तों उसमें भी बदलाव आएगा, और सेडिमेंटेशन में अगर बदलाव आएगा तो उसकी वजह से अलगल ब्लूम होगा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये है एक सी, ओके। अब अगर सी है तो यहाँ पर बोला जा रहा है, एक मिनट देखो, चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन इंक्रीज रन ऑफ फ्रेश वाटर सेडिमेंट एंड लेस वेस्ट पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट टू अलगल ब्लूम कॉज मर्की वाटर कंडीशन दैट रिड्यूस लाइट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि अगर जो है वह एक अनइवन टाइम पे पानी बरसेगा। अब जब पानी बरसेगा तो होगा कि ये आपका सी है, इससे दोस्तों जुड़ा हुआ है कोई भी वाटर बॉडी, जो कि है आपका दोस्तों मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, कोई भी रिवर है। अब ये रिवर क्या करेगी कि अगर प्रेसिपिटेशन होगा तो दोस्तों अपने साथ में ये बहुत सारे सेडिमेंट को लेकर आएगी। अब जो सेडिमेंट को लेके आएगी तो ये करेगी क्या, इस सी के चारों तरफ इन्हें इकट्ठा कर देगी, ओके। जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं डेल्टा, यानी कि यहाँ किसका निर्माण होगा, डेल्टा और एस्चुरी का। तो यहाँ डेल्टा का निर्माण होगा और एस्चुरी का निर्माण होगा। अब डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण होगा तो आसपास के जो ये जितने भी सेडिमेंट इसने रखे हैं आसपास ला के, ओके, ये जितने भी सेडिमेंट इसने आसपास ला के रखे हैं, अब होगा कि इस सी में जैसे स्टॉर्म आएगा तो क्या होगा कि ये आसपास का इतना जो एरिया है उसमें भी दोस्तों पानी पानी हो जाएगा। जब पानी पानी होगा तो ये सेडिमेंट क्या होगा, सब सी के अंदर मिल जाएगा। अब जब सी के अंदर मिलेगा तो दोस्तों होगा क्या कि लाइट इसके अंदर पेंट्रेट नहीं कर पाएगी, और जब पेंट्रेट ही नहीं कर पाएगी, लाइट इसके अंदर घुस ही नहीं पाएगी, तो जो कोरल पॉलिप्स है ना उनको भैया जो एल्गी जो CO2 दे रहा है भाई O2 को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है कोरल रीफ का वह दोस्तों रुक जाएगा, ओके। यानी कि जो जूजेंथेला जो प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस की वह उसकी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे होगा क्या कि दोस्तों अगर किसी लेक के अंदर, किसी ओशन के अंदर अगर सेडिमेंटेशन होता है तो वहाँ पे जो नीचे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें दोस्तों बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अंदर तक जो लाइट है वह जा ही नहीं पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे को एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बचा के रखने हैं तो ये ज़रूरी है कि जो ऊपर का पानी है वह साफ़ रहना चाहिए, जिससे कि सन की लाइट अंदर पेंट्रेट कर पाए। और सन की लाइट अगर अंदर पेंट्रेट करेगी तो इससे होगा क्या, इससे यह होगा सिंपल सा कि जो सन है उसे दोस्तों मैक्सिमम क्या होगा, लाइट मिल, जो सन की लाइट जो है मैक्सिमम मिल पाएगी, जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं O2 के, उनके लिए, यानी कि प्लांट्स के लिए। अभी प्लांट के लिए जब O2 मिलेगी तो सीधी बात है एनिमल को सप्लाई करेंगे, जो वहाँ छोटे छोटे एनिमल्स रह रहे हैं उसकी वजह से एनिमल आगे सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर सनलाइट ही अंदर नहीं जाएगी तो दोस्तों जो प्लांट्स है वह नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे O2, और जब O2 प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे को देखने को मिलेगा कि जितने भी भैया ऑर्गेनिज्म है वो सब निपट लेंगे। अगला क्या है कि ऑल्टर्ड ओशियन करंट लेड टू चेंज इन कनेक्टिविटी। अगर ओशियन करंट, आप जानते होंगे कि जो ओशियन पानी का जो बहाव है उसमें अगर बदलाव होगा, टेम्परेचर रिज्यूम होगा, द कंट्रीब्यूट टू लॉक ऑफ फूड फॉर कोरल्स एंड हैम्पर डिस्पर्जन ऑफ कोरल लार्वा, ओके। तो यहाँ वही कहा जा रहा है। तो मैंने आपके साथ में पूरा मुद्दा था वो डिस्कस किया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करें, जरूर से दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।